गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले हफ्ते मैं आप लोगों को तृतीय अध्याय संधि व्याकरण वीथी जो आपकी बुक है उसमें तृतीय अध्याय संधि पढ़ा रहा था। तो संधि में हमने आपको संधि के विषय में बताया कि संधि कितने होते हैं, ठीक ना। स्वर संधि को अच संधि के भी नाम से जाना जाता है। तो स्वर संधि के विषय में हमने आपको उसके जितने भेद हैं उसके विषय में हमने आपको एक एक करके समझाया। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया है, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है आपको ये बताए हुए, तो मेरे पास आप लोगों का कोई मैसेज नहीं आया। तो आशा मैं कर रहा हूँ कि आपको यह समझ में आया। तो आज हम बच्चों अगला संधि जो है व्यंजन संधि, उसको हम आज देखेंगे, ठीक ना। व्यंजन संधि के विषय में आज हम पढ़ेंगे। ये देखिए, अभ्यास कार्य में भी हमने आपको समझा दिया था कि आपको कैसे कैसे बनाना है, इसमें से किस तरह से लिखना है, करना है, ठीक ना। तो ये तो आपका हो गया था। तो आज हम देख रहे हैं व्यंजन यानी हल संधि। आपको हमने बताया था प्रत्याहार में आपका 42 प्रत्याहार होते हैं। तो उन 42 प्रत्याहार में आपका ये जो है हल भी एक प्रत्याहार होता है। हल का अर्थात है ह से लेकर के ल के बीच में जितने भी वर्ण हैं, ठीक ना, वह व्यंजन होते हैं और उन्हें हम हल संधि के नाम से जानते हैं। अब व्यंजन संधि की हम परिभाषा देख रहे हैं कि व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। माने कि व्यंजन के पश्चात माने बाद, व्यंजन के बाद स्वर या दो व्यंजन वर्णों, व्यंजन के बाद स्वर हो या दो व्यंजन वर्ण हो, उनके परस्पर व्यवधान रहित माने कि बिना व्यवधान का, बिना किसी कठिनाई का सामीप्य की स्थिति में, ठीक ना, समीपता की स्थिति में। सामीप्य का अर्थ है समीपता, माने कि एक दूसरे के जब समीप में आते हैं, जो व्यंजन या हल वर्ण में परिवर्तन हो जाता है वही व्यंजन संधि कहते हैं। पहला इसमें है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि इसका आप देख रहे हैं कि जो सूत्र है अस्तो चुनाशु सचुः, माने कि स या त वर्ग, स या त वर्ग, स रहेगा, ठीक ना। स किसका स? सपेरा का स, या तो त वर्ग अगर हम बोलेंगे तो त वर्ग में त थ द ध न ये 5 वर्ण आ जाएंगे, ठीक ना। का स या च वर्ण, ठीक ना। स माने सलजम का स या च वर्ग में च छ ज ज इ के साथ आगे या पीछे योग होने पर स का स और त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात मतलब कि अगर स या त वर्ग के बाद स या च वर्ग आता है, ठीक ना, तो उन दोनों के योग में जो सपेरा का स है वह सलजम में परिवर्तित हो जाएगा और जो त वर्ग है वह च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अब देख लो कि यहाँ पे जैसे है उदाहरण मनस प्लस चलती। अब देखो कि मनस का स है, ठीक ना, और चलती का च, माने कि स के बाद च वर्ग आया हुआ है। आप ऊपर देखें कि स या त वर्ग के बाद स या च वर्ग आता है, तो यहाँ पे सपेरा का स के बाद च वर्ग आया हुआ है। तो स प्लस च बराबर, ये देखो सलजम का आधा स हो गया, क्योंकि स जो है वो अच से हीन है और च हो गया, माने कि च भी अच से हीन हो गया। तो क्या बना आपका? मनस चलती, ठीक ना। शब्द क्या बना आपका? मनस चलती, माने कि जो स प्लस च बराबर सच, तो यहाँ पे जो च है वह पूर्ण हो गया। रामस जन सेते, तो यहाँ पे देखो कि स प्लस स तो क्या हो जाएगा? डबल स, तो रामस सेते, ठीक ना। मनस जन चंचलम, तो यहाँ पे देखो कि स प्लस च तो सच हो गया मनस चंचलम। हरीश धन सेते, तो हरीश सेते,
समझ में आएगा। अब त वर्ग का च वर्ग में देखो कि जैसे है सत धन चित, त प्लस च बराबर च हो गया, त का जो है वह च में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया आएगा सच्चित। सत धन चरित्रम सच्चरित्रम, ठीक ना। ये इस तरह से हैं। तो आप इसको व्यंजन संधि का वो लिख लेंगे परिभाषा, उसके बाद हेडिंग डालेंगे सचुत्व अस्तोष्णाशु। ये डालने के बाद आप इसको लिख लेंगे। इसमें से दो उदाहरण, स का स में परिवर्तन और त वर्ग का च वर्ग के साथ परिवर्तन, दो उदाहरण, बस ज़्यादा नहीं लिखिएगा, दो उदाहरण, ठीक ना। अगला है आपका सटुत्व, माने अष्टुना षष्टु, ठीक ना, षष्टुना षष्टु। यदि स या त वर्ग का स या ट वर्ग माने ट ठ ड ढ अड़ तथा अड़ के साथ आगे या पीछे योग हो तो स का स और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है, ठीक ना। अब देखो कि यहाँ पे भी वही बात है कि सपेरा का स और त वर्ग का मतलब तथा दध न अगर आते हैं का स या ट वर्ग। अब षटकोण का स होगा अगला वर्ण और ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, इन दोनों के साथ में अगर योग होगा तो जो स है उसका स में परिवर्तन हो जाएगा और त वर्ग का ट वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। देखो जैसे स वर्ग का स वर्ग रामस धन षष्ठ, तो यहाँ पे देखो कि स है, स के बाद स आया हुआ है तो स का क्या हो जाएगा, ये आधा से हो जाएगा, तो रामस षष्ठ, ठीक ना, रामस षष्ठ। हरीश धन टीकते, तो स का ट वर्ग में तो क्या हो जाएगा हरीश टीकते, ठीक ना, हरीश टीकते। तो यहाँ पे स का उस समय परिवर्तन। अब त का ट वर्ग में तत धन टीका, तो यहाँ पे देखो कि त है, त प्लस ट, तो क्या हो जाएगा वह ट में हो जाएगा, तो डबल ट हो जाएगा तट टीका, यत धन टीका यट टीका, ठीक ना। थर्ड है, इसका भी वही करिएगा, परिभाषा लिखने के बाद दो उदाहरण लिख दीजिएगा। थर्ड है आपका जसत्व झलाम जसोअंते, इसका सूत्र है जसत्व माने झलाम जसोअंते, पद के अंत में स्थित झल स्थान पर जस हो जाता है। झलों में वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा स तथा ह कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह झल के स्थान पर जस माने कि जब गढ़ 10 होता है, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। माने कि कोई भी वर्ग का अगर प्रथम द्वितीय और तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण है तो उसके स्थान पे उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, या स ह में से स के स्थान पे ड आता है, ठीक ना। देखो कि यहाँ पे वाक धन ईस है। अब क है, क के बाद स्वर आया हुआ है, ठीक ना, क के बाद क्या आया हुआ है, स्वर आया हुआ है, तो क का जो तृतीय वर्ण हो जाएगा ग प्लस स्वर, तो क्या हो जाएगा वा गीस है, जगत धन ईस है। तो यहाँ पे त है, त वर्ग के बाद स्वर आया हुआ है तो तृतीय वर्ण हो जाएगा द प्लस स्वर, तो क्या हो जाएगा जगदीश है, ठीक ना, ये समझ गए। दिक धन गज है, तो क का ग में परिवर्तन हो गया दिग्गज, ठीक ना, सद्ध धर्म सद्धर्म, ठीक। अगला है चरत्व, चरत्व संधि है, इसका होता है खर्च। यदि वर्गों का क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तथा प वर्ग के माने कि इन पांचों वर्गों के द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण, दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण, वर्ग का किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो जो पहला वर्ण रहेगा उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। देखो जैसे सत धन कार, अब यहाँ पे देखो कि सद में द है माने कि त वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, तो यहाँ पे त थ द, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण द है, उसके बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण, तो यहाँ पे देख रहे हैं कार क वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो द प्लस क, तो उसी वर्ग का माने कि
आए तो जो पहला वर्ग है माने वर्ण है द वर्ण का पहला वर्ग पहला वर्ण हो जाता है। तो द का पहला वर्ण क्या है? त। तो यहाँ पे आधा त और क हो गया तो सत्कार हो गया। स द के स्थान पे त आधा और उसके बाद कार, सत्कार। लभ धन स्यते, तो यहाँ पे देखो कि भ है, भ के बाद स वर्ण आया हुआ है। तो स वर्ण का यहाँ पे भ जो है वो प वर्ण का, हाँ प वर्ण का प फ ब भ प वर्ण का चौथा अक्षर है, ठीक ना। तो उसी भ का प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा? प। तो भ प्लस स बराबर प हो गया। तो क्या शब्द बना? लपस्यते। दिग्धन पाल, दिक्पाल, ठीक ना। अगला है अनुस्वार। हमको आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है अनुस्वार। मो अनुस्वार, इसका सूत्र है। अनुस्वार आपको तो मालूम होगा, ठीक ना। यदि किसी पद के अंत में म हो तो उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, माने वो बिंदु हो जाता है म का। यदि किसी पद के अंत में म हो और उसके बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो वहाँ पे म हो जाता है। जैसे हरिम धन वंदे, तो यहाँ पे देखो कि हरि म के बाद व वर्ण आया हुआ है जो कि व्यंजन है, तो हरिम वंदे। अहम धन गच्छामि, अहम गच्छामि, ठीक ना। अगला है परसवर्ण। अनुस्वार से यही परसवर्ण, माने अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आने वाले वर्ण के वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, ठीक ना। अनुस्वार के बाद भी वर्गीय व्यंजन आए तो कोई भी जो 5 वर्ग है क कुचु टु तु पु, माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक ना। तो इनके बाद अगर कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार, जो अनुस्वार है उसके स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, माने कि जो उसके आगे वर्ण है उसका पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे संस्कृतम पठति। अब देखो कि संस्कृतम और पठति, तो त में ऊपर बिंदु अनुस्वार है, उसके बाद प वर्ण आया हुआ है, तो क्या हो गया? संस्कृतम पठति, ठीक ना। अम प्लस की त, तो यहाँ पे बिंदु अनुस्वार के बाद क वर्ण, तो यहाँ पे अंग हो जाएगा। क का पंचम वर्ण क्या है? अंग, तो अंकित। संकल्प, तो संकल्प। कुंठित, ठीक ना। अगला है बच्चों इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे इसको लत्व और छत्व, ठीक ना, च का आगम, र का लोप और पुरुषर का दीर्घ होना, न का अड़ होना, ठीक ना, आगे मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।